हाय स्टूडेंट्स, यूनिट चल रही है वेव ऑप्टिक्स और इसमें लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कल मैंने यानी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ बताया था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में। इंटरफेरेंस के लिए आपने देखा था कि हमने पहले एक कार्डबोर्ड रखा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, फिर हमने एक और कार्डबोर्ड रखा, यहाँ पर एक स्लिट काटी, यहाँ फिर दो स्लिट काटी, जो फर्स्ट स्लिट S थी उससे S1 और S2 जो दो स्लिट काटी हैं उसकी डिस्टेंस इक्वल रखी। ये सब कल बातें हमने बताई थी आप लोगों को, ये सब बातें आपको ध्यान होंगी। अब बात ये आती है कि हमने ऐसा किया क्यों। हमने ऐसा इसलिए किया कि हमने एक नैरो स्लिट S ये इससे दो स्लिट और आगे इसलिए कट की क्योंकि मुझे कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए थे। अगर S1 और S2 की जगह अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज रख दूंगा मैं लाइट के तो फिर इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले देखिए कोहेरेंट सोर्सेज। अगर हम लोग बात कर रहे हैं दो सोर्सेज के बारे में, तो ऐसे सोर्सेज जिससे सेम फ्रीक्वेंसी या सेम वेवलेंथ की लाइट वेव्स कॉन्टीन्यूसली एमिट हो रही हों और उनके बीच एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहे या ज़ीरो फेज डिफरेंस रहे। ज़ीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ज़ीरो भी एक कांस्टेंट ही है। तो अगर दो लाइट सोर्सेज से कॉन्टीन्यूसली एक ही फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की वेव्स एमिट हो रही हों जिनके बीच कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो तो वो होते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। तो पहले इसका हम लिख दूं कि टू कोहेरेंट सोर्सेज या टू सोर्सेज ऑफ लाइट which continuously emit light waves of same frequency or same wavelength are called coherent sources. Of light ये होता है। अदरवाइज इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस अगर है तो वो कोहेरेंट सोर्सेज हैं। अगर ऐसा नहीं है तो दोनों सोर्सेज जो हैं वो इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं। देखिए दो इंडिपेंडेंट अगर लाइट सोर्सेज मैंने लिए, अगर तो मैंने एक से बल्ब ले लिए एक ही कंपनी के एक ही वॉटेज के, या दो ट्यूबलाइट ले ली एक सी, तो वो जो होंगे वो हमेशा इनकोहेरेंट सोर्सेज होंगे। आप कहेंगे क्यों, बिल्कुल एक से बने हुए तो इनकोहेरेंट क्यों हैं? क्योंकि कोई भी अगर लाइट सोर्स आपके पास है तो उससे जो लाइट निकल रही है उसमें भी मिलियन एटॉम्स हैं और जो लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एटॉम। आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में शायद कि ग्राउंड स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट के बाद जो होती हैं एक्साइटेड एनर्जी स्टेट्स हुआ करती हैं। याद दिला दूँ आप लोगों को कि जो लाइट का एमिशन होता है वो किस तरीके से होता है। आप जानते हैं ग्राउंड एनर्जी स्टेट हुआ करती है या होती हैं एक्साइटेड एनर्जी स्टेट्स, ये होती हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे एटॉम्स हैं ग्राउंड एनर्जी स्टेट में। जब उनको एनर्जी मिलती है तो वो यहाँ से
किसी भी एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं, यहाँ 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 कहीं पहुंच सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ पहुंच गया और यहाँ पर केवल 10⁻8 सेकंड तक रुकते हैं और उसके बाद जब वो वापस लौट के आते हैं अपनी ग्राउंड एनर्जी स्टेट में, तो जितनी भी एनर्जी है उसको इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ये फोटोन बाहर निकलता है, ये वेव निकल के आती है, ठीक है ना। अब केवल जो ये आया ये कॉन्टीन्यूस वेव है। अब ज़रूरी नहीं है कि जब जैसे ही आपने दोनों बल्ब ऑन किए तो हर एटम जैसे इस बल्ब में जिस इंस्टेंट पर ऊपर जा रहा है उसी इंस्टेंट में इसमें ऊपर जाए, जब ये नीचे आ रहा है उसी इंस्टेंट में इसके नीचे आए, दूसरा एटम जब उसमें इसमें ऊपर जाए तो इसमें भी ऊपर जाए, जब इसमें नीचे आए तो इसमें भी नीचे आए। ये पॉसिबल नहीं है, ये हमारे हाथ की बात नहीं है, ये तो अपने आप होगा। इसलिए हमारा कंट्रोल नहीं है इस चीज़ पर, और जब हमारा कंट्रोल नहीं है तो दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स जो होंगे, चाहे वो एक से ही क्यों ना हो, वो इनकोहेरेंट सोर्सेज होंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ चलिए पहला एटम चला भी गया साथ में, उसके बाद एक एटम की बात नहीं है, कई सारे एटम जा सकते हैं डिफरेंट टाइम इंटरवल पर, तो फिर जो फेज़ डिफरेंस है उनके बीच में, दोनों सोर्सेज से जो लाइट निकल के आ रही है वो कभी भी जो फेज़ डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं रह सकता। फेज़ डिफरेंस जो होगा वो लगातार बदलता रहेगा, और अगर फेज़ डिफरेंस बदलेगा तो फिर हमें सस्टेन डिफरेंस नहीं मिल सकता है। ये बात ध्यान रखने की है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ही सोर्स से दो सोर्सेज बनाते हैं। अब देखिए ऐसा मैंने क्यों किया, जो किया था वो बता दूँ आप लोगों को। अगर हमारे पास मैंने ये किया कि ये एक कार्डबोर्ड लिया, यहाँ पर एक स्लिट काटी, फिर यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लिया और इस स्लिट एस से इक्वल डिस्टेंसेस पर एक से दो स्लिट्स S1 और S2 कट कर दी और यहाँ पर रख दी स्क्रीन। यह है स्क्रीन। तो अब क्या हुआ कि जब आपने यहाँ पर कट किया और यहाँ पर कोई भी लाइट सोर्स रखा हुआ है, तो यहाँ से जो लाइट रेज यहाँ पहुँचेंगी, ये पहुँचेंगी लाइट रेज यहाँ पर पहुँचेंगी। जब यहाँ पर पहुँचेंगी तो यहाँ पर ये स्लिट कटी है, या तो होलो रखा है, तो या तो एक लाइन सोर्स होगा या एक पॉइंट सोर्स होगा, और इससे जो वेव चलेंगी ये वेव चलेंगी और ये पहुँचेंगे वेवलेट्स, सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल वेव फ्रंट एक साथ पहुँचेगा यहाँ और यहाँ, ठीक है ना। जितनी डिस्टेंस यहाँ कवर हो रही है उतनी डिस्टेंस यहाँ कवर हो रही है, और ये भी उसी फ्रीक्वेंसी और उसी वेवलेंथ के लाइट का एक सोर्स बन जाएगा S1 S2, और यहाँ से भी वेव फ्रंट चलेंगे आगे की तरफ, ये होगा। लेकिन आप सोचेंगे कि भाई ये S1 और S2 हैं ये S पर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन S1 और S2 के बीच जो फेज़ डिफरेंस है वो कांस्टेंट कैसे रहा? तो वो कांस्टेंट ऐसे रहा कि अगर मान लीजिए कि जो लाइट आ रही है यहाँ पर और अचानक से जो फेज़ एंगल है वो यहाँ पर बढ़ जाता है थीटा से, तो वही थीटा इसमें बढ़ेगा और वही थीटा इसमें बढ़ेगा। इसलिए जब दोनों थीटा एक से बढ़ेंगे तो जो फेज़ डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट बना रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है पॉइंट P, ये एक पॉइंट है पॉइंट P। अब S1 और S2 से यहाँ पर दो वेव चलती हैं, एक S1P और एक S2P, ये चलती हैं, एक S1P और एक S2P। और मान लीजिए कि इनके बीच जो, क्योंकि पाथ डिफरेंस है, आप देख रहे हैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इतना पाथ डिफरेंस है, जो वेव्स पहुंच रही हैं S1 से P पर और S2 से P पर, तो ये इक्वल है, तो इतना पाथ डिफरेंस है। ये है S2A, ये पाथ डिफरेंस है। अगर मैं आपसे कहूँ इस पाथ डिफरेंस की वजह से यहाँ पर एक फेज़ डिफरेंस है, आप जानते हैं फेज़ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है कि फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ये सारे फॉर्मूले आपके 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। तो ये जो होगा ये फेज़ डिफरेंस होगा, इतना फेज़ डिफरेंस P पर जो दोनों वेव्स पहुंच रही हैं S1 और S2 से,
इतना फेज डिफरेंस फाई का यहाँ पर होगा। अब अगर ये इंडिपेंडेंट सोर्स होते तो ये जो फेज डिफरेंस है फाई, ये लगातार चेंज होता रहता, कभी फाई 1, कभी 0, कभी फाई 2, कभी 90, कभी पाई/3, इस तरह से लगातार ये फेज डिफरेंस जो होता है वो चेंज होता रहा। लेकिन अब नहीं होगा। अब इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर जो लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं, अब ये तो जो लाइट रेज आ रही हैं वो तो इन वेव्स मिलकर बनी हुई है ना, अब अचानक इन वेव्स की वजह से यहाँ पर पाई का चेंज होता है, तो जो पाई का चेंज यहाँ पर वेव में हो रहा है वही पाई का चेंज यहाँ पर होगा। यही अगर पाई एंगल से बढ़ गया तो पाई से ये बढ़ जाएगा, पाई से ये बढ़ जाएगा। जब पाई से बढ़ जाएगा, पाई से बढ़ जाएगा, तो जो फेज डिफरेंस है वो तो उतनी रहेगा। समझ में आ रही है ना बात? अगर मान लो इसका है फाई 1 और इसका है फाई 2, तो फाई इज इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1। अब ये हो गया फाई 1 प्लस पाई और ये हो गया फाई 2 प्लस पाई। तो जो डिफरेंस रहा फाई 2 माइनस फाई 1 जो मैं लिख रहा था पहले, अब यह फाई 2 प्लस पाई माइनस विद इन ब्रैकेट फाई 1 और प्लस पाई से प्लस पाई कैंसिल। तो जितना बढ़ेगा वो इसमें बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा, जितना कम होगा वो इतना इसमें कम होगा, इतना इसमें कम होगा। इसलिए जो फेज डिफरेंस है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए अगर एक सोर्स से दो डिपेंडेंट सोर्स बनाए जाते हैं तो वो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, और हमेशा लाइट सोर्स जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं वो हमेशा इनकोहेरेंट सोर्सेज होते हैं। ये बात ध्यान रखने की है, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कोहेरेंट सोर्सेज का। बिना कोहेरेंट सोर्सेज के आप लोगों को सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मिल नहीं सकता, इसलिए कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में ज़रूर याद रखिएगा। कल मैंने बताया था आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में। कि अगर दो कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट रेज किसी पॉइंट पर मिल रही हैं आकर, तो उनका सुपरपोजिशन होगा, और सुपरपोजिशन की वजह से यहाँ पर जो लाइट की इंटेंसिटी है वो डिपेंड करेगी उनके बीच कितना फेज डिफरेंस है, इस पर डिपेंड करेगी। अगर किसी जगह पर जो दोनों वेव्स हैं अगर मिलेंगी सेम फेज़ में तो वहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। अगर किसी पॉइंट मिलेंगी अपोजिट फेज़ में तो वहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी, ऑलमोस्ट डार्कनेस होगी। तो जहाँ पर सेम फेज़ में मिलेंगी उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहाँ पर ब्राइटनेस होगी, और जहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिल रही है अपोजिट फेज़ में उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और वहाँ पर ऑलमोस्ट डार्कनेस होगी। यानी ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस एक तरीके से यहाँ पर जो स्क्रीन है यहाँ पर जो लाइट एनर्जी है उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाया करता है, और इसे कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मैंने बताया दो तरह के हैं इंटरफेरेंस, एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये मैंने बताया था आप लोगों को कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं, और इसकी वजह से डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब जो फाई की वैल्यू होती है, जो फेज डिफरेंस होता है सेम फेज में होते हैं, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। और डिस्ट्रक्टिव जब होता है अपोजिट फेज में होते हैं, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। अगर ये होते हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशंस कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव
इंटरफेरेंस। ये है, ये मानते हैं कि दो सोर्स हैं हमारे पास, फॉर टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, एक S1 और एक S2। S1 से एक वेव निकलेगी, एक निकलेगी S2 से। इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ये होगा A1, इसका एम्पलीट्यूड होगा A2, और ये किसी पॉइंट P पर मिलती हैं। जब ये पहुंचती हैं किसी पॉइंट P पर तो वहाँ पर जो फेज डिफरेंस होता है ये होता है फाई। ओके, तो आप देखिए कि जो वेव चलेगी S1 से उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा आप लिखेंगे फ्रॉम y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई वी हैव फॉर S1। जो S1 सोर्स है यहाँ पर पहुँच रही लाइट रे, उसका डिस्प्लेसमेंट y1 इज इक्वल टू a1, क्योंकि एम्पलीट्यूड a1 है, साइन ओमेगा t, ये हो जाएगा। और जो S2 से पहुँच रही है पॉइंट P पर आप लेंगे फॉर S2, तो हो जाएगा कि फेज डिफरेंस कितना बताया फाई का, तो y2 इज इक्वल टू हो जाएगा a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई, ये हो जाएगा। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा y, आप लिखेंगे फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी हैव, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2, ये हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू y1 की जगह है a1 साइन ओमेगा t और y2 है a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई। साइन a प्लस p वाले फॉर्मूले से इसको ओपन कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन a प्लस b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ये हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t इंटू कॉस फाई और प्लस a2 कॉस ओमेगा t इंटू साइन फाई। आप देखिए जो भी फेज डिफरेंस है वो तो कांस्टेंट है, कोहेरेंट सोर्सेज है, फाई कांस्टेंट है, तो एक तो ओमेगा टी वेरिएबल है, मतलब ओमेगा टी वेरिएबल है विद टाइम, साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, जबकि a1 कांस्टेंट है, a2 कांस्टेंट है बिकॉज ये एम्पलीट्यूड्स हैं, और इसके अलावा साइन फाई एंड कॉस फाई ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि हम लोग किस किस को मिला लें। यहाँ से इस वाले में साइन ओमेगा टी, इसमें कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू, जब साइन ओमेगा टी कॉमन आएगा तो बचेगा a1 प्लस a2 कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी एंड प्लस कॉस ओमेगा टी ये वेरिएबल है और a2 साइन फाई कांस्टेंट, तो a2 साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी, ये इक्वेशन नंबर 3 ये आ जाएगी। अब आप लोग ये कीजिए कि जहाँ लिखा है a1 प्लस a2 कॉस फाई, इसको आप मान लीजिए r कॉस थीटा, और जहाँ लिखा है a2 साइन फाई इसे मान लीजिए r साइन थीटा। आप लिखेंगे कि लेट a1 प्लस a2
कॉस फाई, ये होगा आर कॉस थीटा एंड ये पूरा टर्म, और ये ए टू साइन फाई, ये जाएगा आर साइन थीटा। ये आप मान लीजिए, जहाँ पर आर और थीटा ये नए कांस्टेंट आप लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इनकी जगह पर इनमें रिलेशन ये होगा। कैसा रिलेशन होगा वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप लोगों को निकालनी है वैल्यू थीटा कितना है, तो इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इजिकल टू ए टू साइन फाई अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाई। तो आर से आर कैंसिल, टेन थीटा की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ से थीटा निकल आएगा। अगर आपको रिलेशन चाहिए थीटा कितना था आर कितना था, अगर आर चाहिए तो आप देखिए इसको स्क्वायर करिए, इसको स्क्वायर करिए और ऐड कर दीजिए स्क्वायर करके, तो यहाँ पर आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ से आर मिल जाएगा। तो इस तरह से वो रिलेशन निकाल सकते हैं। अब अगर ये वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग दीज वैल्यूज इन 3, पुटिंग दीज वैल्यूज इन 3 वी गेट, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ लिख दीजिए आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ लिख दीजिए आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी, यहाँ से आर आप ले लेंगे कॉमन, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस फॉर्मूले से ये आ जाएगा आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर ये निकल के आ रहा है। तो ये निकल के आएगा कि y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये निकल के आता है। यहाँ लिख देते हैं, देखिए y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यानी S1 और S2 से जो वेव चल रही थी, जब P पर पहुँच रही थी, उनका सुपरपोजिशन हो रहा था। उनके सुपरपोजिशन की वजह से जो वेव बन रही है उसकी इक्वेशन ये है। आप देखिए इक्वेशन नंबर 6 जो है वो 1 और 2 के ही फॉर्म की है। यहाँ पर आप देखें कि A1 A2 क्या थे, इनके एम्पलीट्यूड। तो जो रिजल्टेंट वेव हमारे पास निकल के आई है उसका कितना एम्पलीट्यूड होगा, R, ये होगा एम्पलीट्यूड। और अगर आप देखें कि इससे कितना फेज डिफरेंस है तो थीटा का है। थीटा की वैल्यू मैंने बता दी, कैसे निकाल सकते हैं आप लोग, उसकी ज़रूरत फ़िलहाल है नहीं हम लोगों को। तो आप लोगों को ज़रूरत किस चीज़ की पड़ रही है, एम्पलीट्यूड की। आप लोग यहाँ से एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी, जो रिजल्टेंट वेव यहाँ पर बन रही है हमारे पास पॉइंट पी पर, दोनों वेव्स के सुपरपोजिशन की वजह से जो रिजल्टेंट वेव आ रही है उसका कितना एम्पलीट्यूड होगा, उसका कितनी इंटेंसिटी होगी, उसका कितना एम्पलीट्यूड होगा, उसकी कितनी इंटेंसिटी होगी, ये आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोग सोचेंगे इंटेंसिटी के बारे में आप लोगों को शायद याद ना हो, तो आप लोग बता दूं कि जो इंटेंसिटी होती है वो होती है I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। और अगर एक कांस्टेंट लगा देंगे तो I इज़ इक्वल टू KA स्क्वायर। अगर इसकी इंटेंसिटी निकालनी है तो I1 इज़ इक्वल टू KA1 स्क्वायर, इसकी इंटेंसिटी I2 इज़ इक्वल टू KA2 स्क्वायर, इसकी इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी I इज़ इक्वल टू KR स्क्वायर। इस तरह से इसकी इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड की, कि हेयर R इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। हेयर
R is the amplitude of resultant wave। तो अब हम लोग पहले बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड की, कि एम्पलीट्यूड और निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो R निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन 4 और 5 को स्क्वायर करके ऐड कर दें। आपको निकालना है क्या? पहले एम्पलीट्यूड R निकालना है। ये निकालना है। तो आप लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 5 and 4। वी गेट हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू A2 साइन फाइव, A2 साइन फाइव इसका होल स्क्वायर एंड प्लस A1 प्लस A2 कॉस फाइव इसका स्क्वायर, A1 प्लस A2 कॉस फाइव इसका होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करें डबल इंटू A1 A2 इंटू कॉस फाइव, ये हो जाएगा। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये लिखिए A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, इसमें कॉमन लीजिए, इसमें तो हो जाएगा A2 स्क्वायर विद इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, ये हो जाएगा एंड प्लस 2 A1 A2 इंटू कॉस फाइव, ये हो जाएगा। फिर से आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव ये 1 हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 इंटू कॉस फाइव, ये हो जाएगा। सपोज़ ये क्वेश्चन नंबर 7 निकल के आ रही है। अगर यहाँ से आप निकालोगे एम्पलीट्यूड, तो आप निकाल सकते हो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव तो हो जाएगा R इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू कॉस फाइव। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बताएंगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 7 जो है इसको K से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 7 बाई K, एक कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई कर दें तो मिलेगा K आर स्क्वायर इज इक्वल टू K A1 स्क्वायर प्लस K A2 स्क्वायर प्लस 2 K A1 A2 इंटू कॉस फाइव, ये हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जो K
A1 स्क्वायर में बताया था, ये इंटेंसिटी है फर्स्ट वेव की जो S1 से चल रही है, KA2 स्क्वायर ये इंटेंस सेकेंड वेव की जो चल रही है सेकेंड सोर्स S2 से। तो हम लोग इसके टर्म में K1 स्क्वायर KA2 स्क्वायर इसमें इसको किसी तरह से लेके आए। तो देखिए क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि K R स्क्वायर इज इक्वल टू K A1 स्क्वायर प्लस K A2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट K A1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट K A2 स्क्वायर और इंटू कॉस फाई। ये तो हो जाएगा। अब आप देखिए जो K R स्क्वायर है ये इंटेंस रिजल्टेंट वेव की है, ये फर्स्ट वेव की है, सेकेंड वेव की। आप लिखेंगे इफ़ I1 इज इक्वल टू K A1 स्क्वायर एंड I2 इज इक्वल टू K A2 स्क्वायर बी intensities of both the waves, then the resultant intensity at P क्या होगी, इसकी जगह हो जाएगा I, ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2 प्लस 2 अंडर रूट ये होगा I1, ये होगा I2, I1 इंटू I2 और इसका बाहर क्या होगा cos फाई। तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला नंबर 8 एंड फॉर्मूला नंबर 9। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है या रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो फाई पर डिपेंड करती है, जो फेज डिफरेंस होता है उस पर डिपेंड करती है। और अगर आप चाहें तो ये लिखा है कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कि किस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, किस पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये आप निकाल सकते हैं उन कंडीशंस के बारे में। आप देखिए पहले हम बात करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फॉर ब्राइट फ्रिंज। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट फ्रिंज, आप देखें कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो ऐसी जगह पर होगा जहाँ पर जो दोनों वेव्स मिल रही हैं वो सेम फेज में मिल रही हैं। किसी ऐसे पॉइंट पर होगा जहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है और जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी, तभी तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी वहाँ पर। तो मैक्सिमम होने के लिए क्या होगा कि जो कॉस फाई की वैल्यू है ये भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब कि +1 होना चाहिए। आप लिखेंगे कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और फॉर ब्राइट फ्रिंज जो कॉस फाई है, कॉस फाई इसकी वैल्यू +1 होनी चाहिए। इसका मतलब कि फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स +1 होना चाहिए। इसका मतलब कि फाई की वैल्यू जो होना चाहिए वो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन होना चाहिए। जनरलाइज कर लेंगे तो फाई की वैल्यू 2m पाई इतना होना चाहिए। where m is equal to 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर m की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो फाई 0, 1 पुट करेंगे तो 2 पाई, 2 पुट करेंगे तो 4 पाई, इतना होना चाहिए। अगर ऐसा है
तो जो दोनों वेव्स होंगी वो कौन से फेज में मिलेंगी, सेम फेज में। और जब सेम फेज में मिलेंगी तो उस वक्त कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इस जगह पर आप देखेंगे कि जब ये मैक्सिमम है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी। आप लिखेंगे कि इन दिस केस आर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 इंटू A2 और कॉस फाई की वैल्यू कितनी है, +1, तो हो जाएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2। तो इस जगह पर आप देखेंगे A1 प्लस A2 का स्क्वायर होगा, तो बचेगा A1 प्लस A2। तो आप देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकल के आएगा इस जगह पर, उसकी वैल्यू A1 प्लस A2 होगी। दोनों जो वेव्स थी हमारे पास उनके एम्पलीट्यूड के समेशन के इक्वल, ये होगा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 10 इसको मानिए, 11 इसको मानिए। और जो इंटेंसिटी होगी इस वाली इक्वेशन से फ्रॉम 9, तो आई मैक्सिमम ये कितनी होगी, ये होगी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 इंटू +1। तो I मैक्सिमम जो हो जाएगा ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू I2, ये हो जाएगा। ये होगी मैक्सिमम इंटेंसिटी जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि दोनों सोर्सेज की वजह से जो इंटेंसिटी थी I1 और I2 उनके समेशन से इतनी एक्स्ट्रा होगी। ठीक है, और अगर आप लिखना चाहें तो ये होगा अंडर रूट, अगर एक फॉर्म में लिखना चाहें तो ये होगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 इसका होल स्क्वायर, आप ये भी कह सकते हैं। तो ये कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कि जो फेज डिफरेंस है वो इतना होना चाहिए, उस वक्त इतना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा और इतनी इंटेंसिटी होगी। उस वक्त वहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी मैक्सिमम होगा, जो इंटेंसिटी होगी वो भी मैक्सिमम होगी। ये बात निकल के आती है। अगर आप लोग यहाँ से देखना चाहें, जो फार्मूला लिखा था मैंने ये, अगर आप यहाँ से देखें तो आप पार्ट डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। कितने कितने पार्ट डिफरेंस पर पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, किन किन पार्ट डिफरेंस के लिए जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो होगा। तो आप देखिए फ्रॉम फाइजल 2 अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, यहाँ से आप देखिए फ्रॉम फाइव इज इक्वल टू 2 अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू होगा लैम्डा अपॉन 2 इंटू 5, ये निकल के आता है। अब अगर आप लोग ये वैल्यू पुट कर दें 2m पाई, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू होगा लैम्डा अपॉन 2 इंटू 2m पाई, तो 2 से 2 कैंसिल, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू होगा कितना, m इंटू लैम्डा। इतने पार्ट डिफरेंस के लिए m की वैल्यू क्या होगी, वेयर m 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये लिखा हुआ है कि जब या तो पार्ट डिफरेंस 0 हो, या लैम्डा हो, या 2 लैम्डा हो, या 3 लैम्डा हो, या 4 लैम्डा हो, इसका मतलब वेव लेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल अगर होगा
तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये बात निकल के आती है। समझ पा रहे होंगे, बहुत मुश्किल बात नहीं है, आसान सी बात है। फिर आता है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन की बात कर रहे हैं। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सी फ्रिंज बनेगी? डार्क फ्रिंज। यहाँ बनी थी ब्राइट, तो वहाँ बनेगी डार्क फ्रिंज। तो आप देखिए कि ये है एम्पलीट्यूड और ये है इंटेंसिटी। तो जब एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मिनिमम होंगे जहाँ पर, वहाँ पर होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहाँ पर अपोजिट फेज मिलते हैं, आपको ध्यान होगा। तो जो cos फाई की वैल्यू है वो मिनिमम होनी चाहिए। तो आप जानते हैं cos फाई की मिनिमम कितनी होती है? -1। तो इस केस में जो cos फाई होना चाहिए वो होना चाहिए -1। तो आप लिखेंगे इन दिस केस cos फाई -1 होना चाहिए। या आप यहाँ से देखेंगे कि cos फाई -1 होना चाहिए, या फाई इज इक्वल टू cos इनवर्स -1 होना चाहिए। जो फाई की वैल्यू है ये होगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। अगर जनरलाइज कर देंगे तो फाई इज इक्वल टू 2m-1 इंटू पाई। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 14 where m is equal to 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये बात ध्यान देने की है। अगर m आपने 1 पुट किया तो 2 - 1 यानी 1 पाई, 2 पुट किया तो 4 - 1 3 पाई। आप सोचेंगे 2m + 1 लिख दें और यहाँ लिख दें 0 से स्टार्ट कर दें, तो वो ज़्यादा ठीक नहीं है। क्योंकि आपको बता दूं मैं एडवांस में, और मैंने पहले ही बताया था प्रीवियस वीडियो में, कि ज़ीरो ब्राइट फ्रिंज तो होती है, इसलिए यहाँ तो 0 सही है वैल्यू, लेकिन कभी 0 डार्क फ्रिंज नहीं होती, इसलिए वहाँ 0 m की वैल्यू 0 ठीक नहीं है। m को 1 से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे 2m - 1 इंटू पाई, ये होना चाहिए। अगर हम लोग जो -1 वैल्यू है वो पुट कर दें यहाँ पर और यहाँ पर, तो आप देखेंगे जो एम्पलीट्यूड आएगा वो भी मिनिमम आएगा और जो इंटेंसिटी होगी वो भी मिनिमम आएगी। आप लिखेंगे कि फ्रॉम 8 and 9, from equations 8 and 9, जो मिनिमम एम्पलीट्यूड आएगा वो आएगा √a1² + a2² + 2 a1 a2 इंटू -1। इसका मतलब √a1² + a2² -2 a1 इंटू a2, ये आएगा √a1 - a2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू +-a1 - a2। तो जो मिनिमम एम्पलीट्यूड निकल के आएगा आर मिनिमम, ये होगा a1 डिफरेंस a2, ये हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 14। और अगर आप देखेंगे इंटेंसिटी के बारे में यहाँ से, तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी। आप लिखेंगे कि I मिनिमम, ये हो जाएगा I1 + I2 और प्लस 2 √I1 इंटू I2 और जो है cos फाई वहाँ -1, यहाँ -1 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि I मिनिमम ये आएगा I1 + I2 -2 √I1 इंटू I2, ये निकल के आती है मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है भाई, ये आती मिनिमम इंटेंसिटी। और अगर
आप लोग देखें कि कितने पार्ट डिफरेंस के लिए आप लोगों को डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो आप देख सकते हैं, आप लिखेंगे इस वाले फॉर्मूले से कि फ्रॉम फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, पार्ट डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई, हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई और इंटू फाई की वैल्यू है 2m-1 इंटू पाई, तो पाई से ये पाई कैंसिल, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा यानी कि हो जाएगा 2m-1 इंटू लैम्डा अपॉन 2, ये हो जाएगा। ये तो कितना हो जाएगा, देखिए आपने पुट किया पहले 1 तो लैम्डा अपॉन 2, फिर 3 लैम्डा अपॉन 2, फिर 5 लैम्डा अपॉन 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब लैम्डा अपॉन 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, ये जो होगा अगर इतना हो जाता है पार्ट डिफरेंस, तो ऐसे ऐसे पॉइंट पर जो होंगी वो आप लोगों को डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। ठीक है भाई, ये हो जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए पहले अगर 2 सोर्स यहाँ पर आप लगा देंगे तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी कितनी होगी, I1 + I2, एक ही वैसे I1 एक ही वैसे I2। लेकिन जब इंटरफ्रेंस होता है तो उस केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, यहाँ पर मिली माली ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी, यहाँ 0, यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर 0, यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर मिनिमम, यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर मिनिमम। इस तरह से आप लोग देखेंगे कि जो इंटेंसिटी होती है वो आप लोगों को मिलती है। तो अब आप ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ कर मिल रही है और लाइट जो होती है वो एक तरह से एनर्जी होती है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन तो कहीं यहाँ नहीं है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप देखिए जहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है वहाँ पर एक्स्ट्रा कितनी इंटेंसिटी अपीयर हो रही है, 2√I1I2, और जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहाँ पर उतनी इंटेंसिटी कम हो रही है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर से जो इंटेंसिटी कम हुई है वो यहाँ पर अपीयर हो गई है। तो जो इंटरफेरेंस है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं है, बल्कि एक तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। अगर हम लोग एवरेज इंटेंसिटी निकालेंगे तो आप समझ जाएंगे। अगर हम लोग एवरेज इंटेंसिटी निकालें, एवरेज इंटेंसिटी अगर आप ये निकालें, आई एवरेज कैसे निकालेंगे, आई एवरेज ये होगा आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम अपॉन 2। अगर ये कर दें तो आप देखिए आई मैक्सिमम ये है, आई मिनिमम ये है, इनको ऐड करिए तो इससे ये कैंसिल, बचा 2 विदिन ब्रैकेट I1 + I2। तो आप देखेंगे जो आएगा निकल के वो आएगा I1 + I2, उतना ही निकल के आता है। इसलिए जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है ये एक्चुअली रिडिस्ट्रीब्यूशन है लाइट की इंटेंसिटी का। इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा है कि जहाँ पर 2 वेव मिल रही है सेम फेज़ में वहाँ एक्स्ट्रा लाइट मिल गई हो, कहीं से आपने प्रोड्यूस कर दी हो, और जहाँ पर मिल रही है अपोजिट फेज़ में वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि एक लाइट वेव ने दूसरी लाइट वेव को मिलकर ख़त्म कर दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ है। इसलिए जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है वो बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है, और यहाँ पर जो लाइट एनर्जी है उसकी इंटेंसिटी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाया करता है। आज के वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।